नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएचएन प्राइम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये मसला एक बार फिर से आतंकवाद से जुड़ा हुआ है और इस बार एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा चौंकाने वाला है। खुलासा ये है कि कश्मीर में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, आतंकियों को प्रश्रय देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम, उनका जो कनेक्शन है अब वो आईएसआईएस से निकलकर सामने आया है। ऐसे में इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, सरकार इसको कैसे डील करे, सुरक्षा एजेंसियां इसको कैसे डील करे, इसको लेकर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या रणनीति हो सकती है, इसको लेकर विचार विमर्श करना बेहद जरूरी है। और इसी विचार विमर्श को करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका हम स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है मेजर जनरल एम श्रीवास्तव जी आपका भी इस खास चर्चा में। तो चर्चा की शुरुआत चूंकि हम कर चुके हैं, सबसे पहले ढिल्लों साहब आपके पास आना चाहूंगी। आपकी प्रतिक्रिया जिस तरीके से एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है कश्मीर को लेकर। देखिए, कश्मीर एक इस्लामिक मिलिटेंट के टारगेट पे है जिसमें रिलीजियस एंगल पहले से चलता है, जिहाद का नाम दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान का एजेंडा आईएसआई का पहले से ही रहा है। तो इसमें आईएसआई का शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे इनपुट काफ़ी देर से मिल रहे थे। आईएसआई जो केरला में रिक्रूट कर रहा है और बाकी पूरे वर्ल्ड से रिक्रूटमेंट जो धर्म के नाम पे वो करके एक जिहादी फ्रंट बनाना चाहता है, ना कि सिर्फ भारत के खिलाफ, पूरे वर्ल्ड के खिलाफ उन्होंने एक जिहादी फ्रंट बनाया हुआ है। अगर इसके इनपुट एनआईए को मिले हैं कि कंक्रीट इनपुट है कि अभी वो कश्मीर में कुछ गतिविधियां कर रहा है, वहाँ के यूथ को अपने साथ जोड़ रहा है, तो ये एक बहुत सीरियस बात है और इस पे बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा और एक कंक्रीट एक्शन प्लान बना के चलना पड़ेगा डिफेंस फोर्सेस का, ताकि इसको हम पनपने से पहले ही हम उसको किल कर सकें। क्योंकि ये ऐसा संगठन है कि ये एक देश से चल नहीं रहा, ये बहुत देशों से चल रहा है और इनके पास बहुत पैसे हैं और बहुत बड़ी फंडिंग इनको इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। तो हमें बहुत अलर्ट होना पड़ेगा और एक सीरियस थ्रेट को एक सीरियस तरीके से हमें डील करना पड़ेगा। मेजर जनरल एम श्रीवास्तव जी, आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है और जैसा कि ढिल्लों साहब भी कह रहे हैं कि नौजवानों को जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है, ये एक बड़ा खतरनाक मॉड्यूल एक तरीके से आईएस तैयार कर रहा है और इससे डील करने की जरूरत है इस वक्त। देखिए, ऐसा है, ये कश्मीर का मुद्दा जब से इन्होंने लिया है, आज की नहीं, पिछले 20 साल से ऊपर के है कि ये रिक्रूट करते हैं यंग जवानों को, उनको बोलते हैं कि जन्नत मिलेगी आपको, उनको कैश देते हैं, उनको विमेन सप्लाई करते हैं, सब बहुत कुछ करते हैं और इंडक्ट करते हैं इनको टेररिस्ट बना के जेएनके, कंप्लीट जेएनके में। ये अब ये है कि उनको कुछ प्रूफ मिल गया अपने एनआईए को, लेकिन ये होता रहा है और ये सबको पता है, अक्सर पेपर में भी आता है, न्यूज में भी आता है, जो आतंकी आते हैं उनके पास कहाँ से पैसा आएगा, उनको कौन ट्रेनिंग देता है, उनके पास कहाँ से आईडी आएगी, कहाँ से ये आपके ग्रेनेड्स आएंगे। ये ऑब्वियसली ये जो है ये सप्लाइड है। और कौन सप्लाई करता है? पाकिस्तान आर्मी आ रहा है आईएसआई, ठीक है। तो उनका तो एक एजेंडा है कि कश्मीर को जो हम ले लें। वो जब से बांग्लादेश गया है तब से वो बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर अड़ गए हैं कि बांग्लादेश आपने लिया है, हम कश्मीर लेंगे। लेकिन ये है कि हिंदुस्तान अब वेल प्रिपेयर्ड है, अब वो हालत नहीं रही है और ये जरूर है कि हमें सजग रहना, हम सजग हैं और रहे हैं और ये है कि प्रॉब्लम हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ढिल्लों साहब, ये ठीक है कि भारत सरकार इसके खिलाफ सख्त है, ये बहुत अच्छी बात है कि सुरक्षा बल बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए या एक रणनीति के तहत जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरे आतंकी मॉड्यूल की कमर तोड़ने का काम किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चिंता है, वो है इस देश के नौजवानों को बरगलाने की। बहुत दुख की बात है ये कि जिहाद के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करके, जिहाद के नाम पर या एक्टिविटीज के नाम पर या जन्नत के नाम पर इस तरह की चीजों को का इस्तेमाल करके जिस तरीके से नौजवानों को बरगलाया जा रहा है, ये एक बहुत खतरनाक, बहुत विकट स्थिति है। देश का युवा जब इस तरीके से किसी बहकावे में आकर काम करेगा तो ठीक है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में ये एक तरीके से एक ऐसा घाव है जिसका अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये घाव, संक्रमण उसका फैलता जाएगा, जानलेवा हो जाएगा।
बिल्कुल सही है। देखिए जी ये हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान हमेशा स्लीपर सेल खोल के रखते हैं ये, और ये धीरे-धीरे इंडक्ट कराते हैं। ये वो अपने जो है एजेंट्स यहाँ रखते हैं इंडिया में, जगह-जगह जहाँ पर सेंसिटिव एरियाज़ हैं, और वहाँ से उनको यू कैन से जितने मदरसाज़ हैं, ये बहुत पहले बता रहा है, वहाँ ये एक ट्रेनिंग का अड्डा है उनके लिए, और उनके लिए कि वो जो सॉफ्ट टारगेट पकड़ लेते हैं, जो पैसे के चक्कर में, इसके चक्कर में या धर्म के चक्कर में जो आ जाते हैं बहकावे में, वो इंडक्ट होते हैं। ये है कि हमारी कड़ी नज़र इन इंस्टीट्यूशंस पे होना चाहिए जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है, एंड अलोंग द बॉर्डर एंड शूट एट साइट। इसमें कोई, और इनके जहाँ तक फाइनेंशियल फंडिंग है, वो हमें जरा बहुत स्क्रीन करना चाहिए कि इनके जो मदरसेज हैं, इनके ट्रेनिंग एरियाज हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, कौन लाता है। ये हवाले से आते हैं और वैसे भी लाते हैं। इनकी जो फंडिंग, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में 1000 हमने देखा है कि स्टूडेंट्स वहां जाते हैं। ये जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, और हमारे अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लड़के, हमारे परिवार वाले जो हैं हिंदुस्तान वाले, उनको मदद करते हैं। देखिए कोई भी जब अंदर आता है, हथियार पकड़े जाते हैं, तो कम से कम उसको रूट पता होगा, उसको किसी ने पनाह दी होगी, तब दूसरों को लाता है, गाड़ियां आती हैं, तो कोई ना कोई तो हमारे यहाँ से मिला हुआ है, और इस पर जो है कड़ी नजर की चाहिए। काउंटर इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे पेरिफेरल एरियाज में, कि जो कि इनके पर नजर रख सके। दर्शन ढिल्लों साहब, आपकी भी इसी सवाल पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। और कल भी जैसा कि हम जब आपस में चर्चा कर रहे थे तो जिक्र कर रहे थे कि भाई देश के इन जयचंदों का क्या करें, हम देश के गद्दारों से तो पहले ही निपट रहे हैं जो बाहर के राजग तत्व हैं, देश के अंदर जो इनको पनाह और प्रश्रय मिल रहा है, जो फंडिंग आ रही है, फंडिंग विदेशों से भी आ रही है, और ये भी इस बात के भी कई बार खुलासे हो चुके हैं कि इस देश में जो गद्दार लोग हैं वो भी फंडिंग कर रहे हैं। इन सब से आखिर कैसे डील किया जाए? देखिए, जो रिलीजियस टेररिज्म है, जब हार्डकोर रिलीजियस में जो इस तरह की आतंकवादी हैं, हार्डकोर है, वो किसी भी धर्म में होते हैं, और ये काफी तादाद में जो है इन्हें ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। रही बात, कोई इमरजेंसी जो है बिना लोकल सपोर्ट के सर्वाइव नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट वहां से चाहिए होती है। ये सपोर्ट चाहे किसी को गन के तौर पे जबरदस्ती करवाई जाए, पैसा दे, या किसी को ब्लैकमेल करके उनसे सपोर्ट ली जाती है, या हमारे यहाँ क्या होता है कि जो जयचंद ऐसे हैं जो गद्दार हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो लोग हैं, तभी ये चीजें होती है, चाहे वो तीस हो, चाहे JNK हो, चाहे पंजाब हो। पर हमारा यहाँ का सिस्टम जो है, अभी कसाब को देखिए, कितने साल हम उसको जेलों के अंदर बाहर लेके उसको घुमाते रहे, खड़े करते रहे। तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो प्रॉम्प्ट नहीं है कि जो आदमी पकड़ा गया और उसको सजा है और वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। यहाँ बहुत से जो आतंकवादी हैं, अभी कंधार भी हमने उनको पकड़ के रखा, हाफिज इतने साल कुछ हुआ ही नहीं, तो फाइनली उन्हें जो दोस्त है उन्होंने हाईजैक किया और उसको छुड़वा लिया। तो अगर हम लंबी प्रक्रिया रखेंगे तो उनकी छूटने की उम्मीद रहती है, तो नेचुरली ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है कि हम कभी ना कभी तो बाहर आएंगे। हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, खासकर NIA जब बनी है, इस तरह से स्पेशल कोर्ट हो जिसमें फटाफट फैसले हो, और फटाफट फैसले ऐसे घरों के होंगे और उनको टांग दिया जाएगा, तो नेचुरली दूसरे लोग परहेज करेंगे उसमें जुड़ने से। यही बात अभी भी साबित हो रही है कि जो सालों इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, सालों गवाहियां पड़ती रहती हैं, 2-2, 3-3 महीने में तारीख पड़ती है, और कई साल उनको जो उनके अंजाम तक पहुंचाने में लग जाते हैं। देखिए, एक नॉर्मल क्रिमिनल और एक टेररिस्ट, दोनों के लिए सेम पैमाना ही हम यूज कर सके। उनके लिए एक सेपरेट सिस्टम होगा और प्रॉम्प्ट सिस्टम होगा, जिससे जल्दी हम उनसे छुटकारा पाएं और दूसरों के एग्जाम्पल सेट करें कि जो देश के मामले में जाएगा वो इस तरह से जल्दी कोर्टों से उसको जो एडवांटेज है, प्रेसिडेंट के पास अपील कर लिया, इसके पास अपील है, तो ये जो भारत लॉ को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम है वो नेशनल को नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे अंत फैलाने आया है, जो उनका आका है, जो उसकी सपोर्ट कर रहा है, उसकी ये सारी जो सहूलतें नहीं मिलेगी और उसका तुरंत फैसला तुरंत अंजाम तक पहुंचेगा। ये बड़ी अहम बात की तरफ आपने दर्शन जी इशारा किया है। मेजर जनरल M श्रीवास्तव जी, कितने सहमत हैं आप? एक ऐसा देश जहां पर खुद कितनी बार चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस बात पर चिंता जता चुके हैं कि करोड़ों की संख्या में केसेस पेंडिंग है। ये केसेस तब तक चलते रहते हैं, व्यक्ति की मृत्यु के कितने सालों बाद तक चलते रहते हैं। एक ऐसे देश में जहां न्याय व्यवस्था में इतने सारे लूप होल्स हैं, इतनी बड़ी खामियां हैं,
अब केस को हैंडल करने के लिए जजेस की कमी है, वकीलों की कमी है। एक ऐसे देश में ऐसे त्वरित चीजें एक बार लाइमलाइट में आती हैं, उसके बाद निस्तेज हो जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी कमी है। देखिए, पहली बात तो ये, इस तरह के केसेस टेररिज्म के, नक्सलिज्म के जो हैं, ये नॉर्मल वे में नॉर्मल आईपीसी के अंदर नहीं आना चाहिए। सेपरेट लॉज चाहिए जिनका कि जो है 1 मंथ to 2 months के अंदर केस खत्म होना चाहिए। एंड मिनिमम पनिशमेंट शुड बी 20 years टू डेथ सेंटेंस। इसके अंदर कोई नहीं 6 महीने 8 महीना। जो आदमी 6 महीने 8 महीने के आप 1 साल की सजा देंगे, उसके बाद वो नाइट और शिफ्ट और डिटेंशन सब लेके मुश्किल से 1 महीना सर्व करता, वो तो और भी हार्डकोर हो जाता है, उसको और भी डिटेल पता चलती है। एंड बाय द टाइम ही इज इन द जेल, ही हैज कल्टिवेटेड मेनी मोर पीपल, राइट, एंड ही फंड्स देम। तो वो उसके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि और टेररिज्म फैलाने के लिए, कि उनको साथी लोग मिल जाते हैं वो गॉट सिमिलर माइंड, ठीक है। इसी जो क्रिमिनल्स हैं उनको और इसी तरह स्लीपर सेल बनने में उनकी मदद मिलती है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, चाहे जर्मन आर्मी ने, चाहे अमेरिकन आर्मी, अगर आप हिस्ट्री पढ़िए, शूट एट साइट, वहां तो अगर उनको जरा भी शक हुआ स्पाई को, शूट हिम, यू नो। इस मिनिमम नॉट मोर देन 1 month एंड देयर सेपरेट कोर्ट एंड सेपरेट सिस्टम। इसी नॉर्मल जुडिशरी सिस्टम से कभी कुछ नहीं होगा। मुझे याद है, मैं जम्मू में था 80s में, करीब 90 to 100 टेररिस्ट जो है, हार्डकोर टेररिस्ट वे लेट ऑफ। कौन एविडेंस देगा उनके खिलाफ? कोई बोलेगा हाँ साहब मैंने इसको देखा था? पहली बात तो अगर देखा भी था तो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए वो जब आते हैं तो कोई टेररिस्ट मैं आया हूँ, राइट, और मेरा ये आता पता है, कोई करके आता है क्या? देखिए, क्रिमिनल्स भी चाहे टेररिस्ट भी, चाहे नक्सलाइट हो, ये जो आते हैं तो हमेशा ये इस तरह आते हैं, वो प्रिपेयर्ड हैं कि नॉट टू गेट कॉट। अनफॉर्चुनेटली दे गेट कॉट, right? Then we have got a system, we more or less treat them well, right? We treat them well. आओ खाना खाओ, जेल में रहो and enjoy all the facilities। और कुछ जरा सी हो जाए तो उसके खिलाफ पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी हो जाती है, ऑफिसर सस्पेंड हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वाले जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में जो एक्टिविस्ट हैं, वो अगर कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो उसके लिए बड़ी सिंपैथी है, बड़ा हंगामा होता है। लेकिन अगर टेररिस्ट किसी फैमिली को मारता है, वहां पर इनोसेंट के, कोई पुलिस वाले को मारता है, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। एंड देखिए, ह्यूमन राइट्स के इवन वायलेशन, सपोज दे कम एंड रेप द वुमेन, दे कम एंड डू द लव जिहाद, आल्सो ह्यूमन राइट एंगल इज देयर। वी नेवर टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अगर उसने गोली नहीं भी मारी है, उनको प्रताड़ित किया है, तो वो भी एक एंगल है। लेकिन हम बहुत लीनियंट है, हमारा लीगल सिस्टम भी बहुत ही डिफेक्टिव है इन डीलिंग विद सच मैटर्स। बड़ी महत्वपूर्ण बात। दर्शन नीलू जी, ISIS के इस मॉड्यूल की भी जरा हम बात कर लेते हैं। ठीक है कि पहले से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, पहले से बेहतर काम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है अभी भी कि इसका जो मॉड्यूल है वो अब धीरे धीरे फैलता जा रहा है? और चूंकि अगर आप NIA के उस खुलासे को पढ़ें और उनकी उस रिपोर्ट को पढ़ें, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी चौंकाने वाली हैं। एक माइंडसेट है, एक आतंकवाद को लेकर एक माइंडसेट है कि जो रूरल एरियाज, खासतौर पर हम जम्मू कश्मीर का ही जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ की जो रूरल एरियाज हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, युवा नौजवान, जिनको आप बरगला कर आसानी से वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे खुलासे हैं कि मेट्रो सिटीज से जुड़े हुए भी जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो भी इस मॉड्यूल का हिस्सा हैं। आप सोचिए कि नेक्सस कैसे धीरे धीरे पैर पसार रहा है, कैसे इसको मजबूती मिलती जा रही है, और देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ये। हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, ISIS के ये कैडर, हम ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ लोग हैं या उनको पता नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, PhD इंजीनियर वाले लोग हैं, मेट्रोज में रहने वाले लोग हैं, कि वो उसके मेंबर बन रहे हैं और वहाँ जाके जुड़ रहे हैं, उनके लिए साथ काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक रीजन है, तो ब्रेन वॉश जो किया जाता है, प्रोपेगेंडा वारफेयर है, वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह के कारण अब कोई भी डॉक्टर्ड वीडियो कहीं पे भी आप उसको एडिट करके इस तरह से बना देते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बुरी तरह हिट करता है और उसका ब्रेन वॉश करता है कि शायद वहाँ पे कम्युनिटी के साथ बहुत जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में, तो इस तरह की बातें आती हैं तो वो ब्रेन वॉश होता है। दूसरा जो है कि उनका लुक्रेटिव है बहुत सिस्टम, तो वो काफी मनी उनके पास है और उसमें
बेरोजगार है, जिसको आज रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। आज बड़ा वर्ग जो है एक रोजगार की तलाश में घूम रहा है, तो ऐसे लोगों को टारगेट करना बड़ा आसान हो जाता है। अब बड़े दुख की बात है कि हमारे टीवी चैनलों पे, हमारे न्यूज़पेपरों पे कास्ट के ऊपर में, धर्म के ऊपर में तो कैसे एम्प्लॉयमेंट करें, या कितनी सरकारों ने एम्प्लॉयमेंट दी, या कैसे इसको बढ़ाया जाए, लोगों को सूटेबली एम्प्लॉय कैसे किया जाए। यूथ जो है, मैं अपने धर्म की भी उसको वहां जाके पता लगता है फंस गया है, तो वो वहां से निकलना उसका मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो वहां पहुंचा है तब तक उस पर बहुत सारे केस और बहुत जगह उसका नाम रजिस्टर हो गया, उसका कैरियर जो फ्यूचर है तबाह हो गया है। तो पर उसको लगा अट्रैक्टिव है और थोड़े साल में उसकी खत्म होती है। तो ये कई चीजें हैं जो उनको अट्रैक्ट करती हैं ऐसे यूथ को, और ISIS इसका भरपूर फायदा दुनिया भर में उठाता है। हाँ, लेकिन अब कुछ चीजें भी हमने ऐसी देखी हैं, खासतौर पर आप जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें। एम श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि दर्शन ढिल्लों साहब कह रहे हैं कि एक बड़ी आबादी है जिसको आतंकी ISIS बरगलाने की कोशिश करते हैं, या कई बार कामयाब हो जाते हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लिटरेसी भी एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ समय पहले कितने ऐसे पुलिसकर्मी रहे, सुरक्षा बल के कर्मी रहे, जिन्होंने कुछ समय तक जॉब किया और उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़कर वो नौकरी छोड़ दी और वो सीधा आतंकियों की पनाह में चले गए। देखिए, ऐसा है कि मनी बहुत बड़ा फैक्टर है और उस पर काफी ये खर्च करते हैं, और मेरा ये कहना है अगर वो खर्च करते हैं तो हमारा भी काउंटर मेजर्स होना चाहिए। हमारे पास भी संगठन ऐसा एंटी ISI हो कि जब हम उनके यूथ को इन्फ्लुएंस करके उनके यहाँ हम भी तोड़फाड़ कर सकते हो। व्हाई यू वांट टू बी एब्सोल्यूट से साधु, अब महात्मा गांधी होने की जरूरत नहीं है। अगर और हर कंट्री करता है इसी, अगर देखते जाए खैर अब तो लगभग स्थितियां भी ऐसी हैं श्रीवास्तव जी, शायद अब जो परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज हुई हैं, अब टीट फॉर टैट वाला सिस्टम भारत भी अपना रहा है। देखिए, ऐसा है, फिर भी हम बहुत सॉफ्ट हैं और इसमें बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं ना, हिस्ट्री वन मस्ट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। सी सेकंड वर्ल्ड में कैसे जर्मन आर्मी ने किस तरह प्रोपेगेंडा, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा इन जर्मन आर्मी, राइट। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास भी है ना, फंडिंग इज रिक्वायर्ड, मच मोर मनी इज रिक्वायर्ड देन व्हाट पाकिस्तान एंड ISI इज स्पेंडिंग, राइट। दैट वी आल्सो स्टार्ट समथिंग। हमारे पास भी बहुत एजेंडे हैं, हम कहना नहीं चाहता, जैसे बलूचिस्तान है, ये हम भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनके पास, राइट। लेकिन ये है कि करते होंगे, लेकिन ये है कि हम उस लेवल पर नहीं कर रहे हैं जितना कि उनको ये सबक मिल जाए कि अगर हम करेंगे तो हिंदुस्तान हमको और तंग करेगा, एंड विद अ वेरी क्लियर मैंडेट, यस इफ यू डू इट आई विल डू इट, राइट। इसमें कोई भाई बंदी या कोई सॉफ्टनेस की जरूरत नहीं है। if need be, if I see a man who is suspected, and then take him, and if need be, take him for task means finish off। इसमें कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, और हमारी भी जरूरत है कि अब उसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हम ज्यादातर सेकेंडरी इंटेलिजेंस में काम करते हैं। नाउ प्राइमरी इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो काउंटर measures are required। A similar type of organization we should be having, that we do the same thing what they are doing with us। Otherwise पाकिस्तान ने एक दफा कहा था, मैं बांग्लादेश वार में, उसने एक ब्रिगेडियर ने कहा था that we will bleed India to death, and that is what they are trying, by proxy war। The amount of money which the country has to spend, last say so many years since 71 is phenomenal, right। we have become say prisoners in our own country। Everywhere you go, particularly in Jammu, Kashmir, traveling is difficult because you have to safeguard the people. For one officer, the 5 vehicles are moving. Why? Because they are able to do that. And if we can take that hardcore measures, I am sure then the containment will come। Just by, by raising protests and this thing, and other issues, and sending diplomatic reply and having a dialogue, I don't believe it, Renuji। Dialogues are only for certain things, but not for terrorism, nothing। बिल्कुल। दर्शन ढिल्लों जी, कितने सहमत हैं आप? और क्या इस नेक्सस को, जो जैसा कि अब ये हो गया है कि भाई फंडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी के जरिए बरगला लेते हैं या बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी कमर को कैसे तोड़ा जाए? दर्शन ढिल्लों जी, क्या रणनीति अपनाई जाए?
देखिए, मैं श्रीवास्तव सर की बात से बहुत सहमत हूँ। देखिए, एक देश जो हमारा दुश्मन है, हमारे जवानों को काट काट के भेजा है और बॉर्डर पे जो सारी गोलीबारी चलती रहती है, वो सीज़फायर वायलेशन होती है, तो हमें क्या जरूरत है उसके साथ बस चलाने की, ट्रेन चलाने की? ये क्या डिप्लोमेसी है? एक तरफ हम उसके साथ बस चलाते हैं, उनकी बस को हम अमृतसर से लेके दिल्ली तक एस्कॉर्ट देते हैं, आगे पीछे जिप्सी लगाते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था, चॉइस दे दी, जिसने जिधर जाना था जाके रह गया। अब हमने क्यों ये बसें जिसमें 2 या 3 सवारियां होती हैं, कितना एडमिनिस्ट्रेटिवली पुलिस के लिए मुश्किल होता है और कितना खर्चा होता है, कितनी हम उसमें एफर्ट लगाते हैं किस बात के लिए? और जम्मू कश्मीर में फिर वहां से हम बस निकाले जाते हैं, तो ये चीजें नहीं चलेंगी अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। पहले रिलेशन अच्छे होंगे तो तब ये चीजों पे बात होगी। ये नहीं है कि ये चीजें पहले चलेंगी और इसके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल जो यूनिटी नहीं है, नेशन फर्स्ट नहीं है। जब भी कोई भी काउंटर होता है, कहीं पे भी हो देश में, तो पावर में है वो उसको जस्टिफाई करती है, जो ऑपोजिशन में है वो उसमें से लूप होल ढूंढ ढूंढ के मीडिया में उजागर करती है पब्लिसिटी के लिए। नेशन फर्स्ट नहीं है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है उस पर किंतु परंतु नहीं करनी है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस एक बहुत ज्यादा एलॉबरेट अरेंजमेंट है उनका, एक लॉ एंड ऑर्डर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, उसमें गलती होने के चांसेस हैं, 1-आधा% कम होते हैं। और अगर हम हर गलती को इस तरह से हाईलाइट करेंगे कि एक ऑफिसर ने अपने बंदे निकालने के लिए एक बंदे को बांध के साथ में लेके एज ए शील्ड यूज कर लिया, तो क्या गलत किया उसने अपने बंदों की जान बचाई, दूसरों की भी जान बचाई, एक गोली नहीं चलाई उसने। ह्यूमन शील्ड तो वो भी यूज करते हैं, जब आर्मी की कॉन्वॉय जाती है तो आगे बच्चों और लेडीज को क्यों खड़ा किया जाता है? एक ह्यूमन शील्ड, ताकि एक गोली चले। उनको पता है कि ये जो फौज है गोली चलाएगी, इनका हुक्म ऊपर से आएगा, कमांडिंग ऑफिसर बताएगा, उसके ऊपर ब्रिगेड कमांडर बताएगा, पर मिलिटेंट के आगे नहीं बोलेंगे। पता है कि मिलिटेंट वहीं पे गोली मार के काम तमाम कर देगा। तो ये चीज फर्क है, वो घेरेंगे, नारेबाजी करेंगे फौज के खिलाफ, बीएसएफ के खिलाफ, सीआरपीएफ के खिलाफ, पर मिलिटेंट के खिलाफ जो उनके घर में आके मारेंगे, उनका खाना खाएंगे, उनके लड़कियों के साथ भी रहेंगे और सारा कुछ उनका बदनाम करेंगे, खराब करेंगे, तो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि गोली का जो डर है वो जब तक रहेगा वो नहीं सामने खुल के आएंगे। तो ये डर जब तक पब्लिक का खत्म नहीं करेंगे और पॉलिटिकल विल नहीं होगी और कई साल मिलिटेंट लटकते रहेंगे, उसके बाद जमानत, बड़ी दुख की बात होती है। मैंने खुद देखा यूनिट में कि किसी बंदे को पकड़ा, वो 3 महीने बाद जमानत करा के गेट के सामने चक्कर काट रहा है, तो वो क्या अभी उससे भी ज्यादा बड़ा शेर बन जाता है और अंदर उसके ऐसे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं बाकी लोगों से, सबका डाटा उसके पास आ जाता है, कौन कहाँ है, कौन क्या चला रहा है, और वो ज्यादा हार्डकोर हो जाता है, उसको दोबारा पकड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। एम श्रीवास्तव जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? दर्शन ढिल्लों जी बहुत ब्रीफ करके बताया, कितने सहमत हैं आप इनकी बातों से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, ऐसा है कि ये टेररिज्म जो है, जो आ रहे हैं हमारे पास, यू कैन से दे आर द किलर्स, दे आर द स्नाइपर्स, दे आर नॉट द ह्यूमन बीइंग्स, right? They are indoctrinated totally, and they are doing it for the money and for their religion, right? And I always believe a person can be bought for 1 lakh, he can be counter bought for 5 lakhs, right? वही आदमी हम जैसे जिसको हम कहते हैं ना मोल लगाना, जिसको ये काउंटर इंटेलिजेंस, ठीक है, काउंटर स्पाइंग, हम उसी आदमी को इस्तेमाल करें, उसी आदमी को पे करें अगर हमारे हाथ आ जाता है। लेकिन ये है कि हमारे पास अब हर चीज का ऑडिट होगा, हर चीज में पार्लियामेंट में डिबेट होगा, कितना खर्चा हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इस पर ये सीएजी की इंक्वायरी करो, कमांडिंग ऑफिसर पैसा खा गया, हमारे तो ये बड़े इश्यू शुरू आते हैं। ये सब इसमें नहीं होना चाहिए। कौन फंडिंग क्या, किधर गई, किधर पैसा खर्च हुआ, इन चीजों पे जो इंटेलिजेंस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, आर्म फोर्सेस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए उनके एक्शन पे। जैसा दर्शन जी ने रेफर किया गोगोई वाला केस, इट वाज रियली शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग फॉर द आर्म फोर्सेस, जब गोगोई को सुप्रीम कोर्ट और लीगल सिस्टम ने उसको लताड़ा है, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की है, ठीक है, कंट्री फेस कर रहा था, उसके बाद उस पर जुडिशियल सिस्टम शुरू हो गया। तो कैसे होगा? आर्म फोर्सेस एफएसपी विड्रॉ करने की बात हो रही थी, अपोजिशन ले रहा था कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट विड्रॉ कर लो। अब हर कमांडिंग ऑफिसर हर जवान को मर्डर के लिए चार्ज लगा देंगे, कौन डिफेंड करेगा?
और उस टेररिस्ट को आप उसको जमानत पर छुड़वाएंगे या उसको जाके उसको फीड करेंगे, उसको हीरो बनाएंगे। तो ये टेररिज्म, यू कैन नेवर कंटेन टेररिज्म अनलेस यू डील टेररिज्म विद टेररिज्म इन माइंड। देखिए, ये जो ट्रायल है एम श्रीवास्तव जी, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वो बंद होना चाहिए। दर्शन ढिल्लों जी, ये सच में बहुत अहम है। जैसा आप दोनों उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि और फ्री हैंड देना चाहिए और ज्यादा चीजों को प्रभावी बनाना चाहिए, ताकि हम जब तक सरकार बोले या जब तक बोले उससे पहले दुश्मन को ये पता चल जाए, उससे पहले दुश्मन को ये पता चलना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस देश को अपना टारगेट बनाया है और उसका क्या खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए आर्मी को फ्री हैंड देना या खुला हाथ छोड़ देना, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी जवान या जेसीओ या ऑफिसर है वो अपना निकल जाएगा और किसी को गोली मार देगा। आर्मी में एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। डिफॉल्टर्स को, चाहे वो 2 पैक दारू पिए, चाहे वो बाहर जाके बिना फायर के गलती के फायर करे, एक खाली राउंड भी अकाउंटेबल होता है। और फौज में इसका बड़ा अच्छा प्रोसीजर है, ऊपर तक सारी अकाउंटेबिलिटी होती है। ब्रिगेड कमांडर की अकाउंटेबिलिटी है, जीओसी की अकाउंटेबिलिटी है। ऐसे कल्प्रिट को फौज नहीं छोड़ती है। और फौज का एक्शन लेने से शुरू करने से पहले ही उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाए, उस पर जुडिशरी से इंस्ट्रक्शन आ जाए, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक नेशनल इशू बन जाता है, सब जगह उछाला जाता है। और फिर जो एक्चुअल तथ्य है, जैसे किसी ने गाड़ी नहीं रोकी तो क्या करेगा बैरियर पे रोकने वाला? अगर उसके पास हथियार दिए, गाड़ी रोकनी, गाड़ी नहीं रोकी है, उसने रोकी नहीं है, उसने गोली चला दी, वो बिल्कुल वाजिब बात है उसने गोली चलाई है क्योंकि उसने गाड़ी नहीं रोकी। और रुकने के बाद अगर आप बोलोगे इनोसेंट पे चला दी, अब दूर से गाड़ी आती है, कोई मीटर नहीं है, कोई रडार नहीं है जो आपको बता दे कि उस गाड़ी में कोई इनोसेंट है या टेररिस्ट है। टेररिस्ट और इनोसेंट के बीच में एक ही फर्क है, आज उसके पास एक हथियार है, अगर वो 100 मीटर जगह हथियार खेत में फेंक देता है तो वो इनोसेंट बन जाता है, और उसके बाद उसका कोई सबूत नहीं रहा। तो ये चीजें आर्मी को डिसाइड करके दीजिए, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं। किसी इनपुट पे ही किसी को पकड़ा जाता है, किसी इनपुट पे ही बैरियर लगाया जाता है। तो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो आर्मी ऑपरेशन कंडक्ट करने में देनी चाहिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है आप दोनों के साथ, और फिलहाल वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही खास मेहमानों का इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। और जिस तरीके से हमने इस पर चर्चा की है कि ISIS जैसे जो मॉड्यूल अभी भारत में पांव पसार रहे हैं, उसके लिए और सख्त रणनीति की जरूरत है, और नियमों में जो भी नियम है उनमें बदलाव की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात है कि उनका सख्ती से पालन कराए जाने की जरूरत है। और जब तक इन तमाम रणनीतियों पर काम नहीं होगा, हमें इस तरह की बातों को झेलना पड़ेगा, हमें शायद आतंकी अन्य गतिविधियों को भी झेलना पड़ेगा। ये दीगर बात है कि भारत हमेशा से उसको मुंहतोड़ जवाब देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमानों का इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए म्यूचुअल प्राइम। नमस्कार। थैंक यू।